नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका एथिक्स की क्लासेज में। टॉपिक नंबर 4 इमोशनल इंटेलिजेंस हमारा चल रहा है और लास्ट क्लास में हमने इमोशनल इंटेलिजेंस की जो धारणा है, जो कॉन्सेप्ट है, जो कि दो लोगों ने बहुत अच्छे से समझाया है। एक तरफ है डेनियल गोलमैन की धारणा और दूसरी तरफ है पीटर सेलोवी और जॉन मेयर की धारणा। तो दोनों को हमने अच्छे से समझा था। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंस में क्या संबंध है, यानी कि भावनात्मक प्रज्ञा, भावनात्मक प्रज्ञा और प्रज्ञा में संबंध। प्रज्ञा यानी कि बुद्धिमत्ता। तो इन दोनों में आपस में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है दोनों का, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, ये भावनात्मक प्रज्ञा बुद्धिमत्ता से किस तरह अलग है, प्रज्ञा से किस तरह अलग है और इनका आपस में क्या रिलेशन है, क्या समानता है, क्या अंतर है, क्या तुलनाएं हैं इनकी, वो हम देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं भावनात्मक प्रज्ञा को, खाली प्रज्ञा को, बुद्धिमत्ता को। देखिए बुद्धिमत्ता है क्या? बुद्धिमत्ता बेसिकली क्या है? एक क्षमता है। क्या एक क्षमता है? ये किसकी क्षमता है? सोचने की, समझने की, तार्किकता की, बोधगम्यता की, तार्किकता समझते हो? तर्क करना। क्या करना? तर्क करना। बोधगम्यता क्या होती है कि कुछ लिखा हुआ है उसको अच्छे से पढ़ पाना और कुछ पढ़ा हुआ है उसको अच्छे से लिख पाना। तो ये क्या होती है? बोधगम्यता है। समस्या हल करना, समस्या हल करने की, समस्या समाधान वही हो गया है ना। तर्क कर पाने की, विश्लेषण कर पाने की, योजना बना पाने की, ये सब जो क्षमता होती है ना, नए ज्ञान को ग्रहण करने की, इन सब चीजों का जो नाम है वही क्या है? बुद्धिमत्ता है। कोई पूछे आपसे कि बुद्धिमत्ता क्या है, तो बड़ी आसान भाषा में आप क्या समझा सकते हो कि बुद्धिमत्ता एक क्षमता है जिसका अर्थ है किसी व्यक्ति की सोचने, समझने, निर्णय लेने, समस्या समाधान करने, योजना बनाने, तर्क करने, बोधगम्यता की, योजना बनाने में की क्षमता जो है, योजना बनाने में जो सक्षम जो व्यक्ति होगा ये सब काम करने में, उसी को ही हम क्या कहेंगे कि वही क्या है? हमारी बुद्धिमत्ता है। ठीक, इसका इतिहास मैंने आपको बुद्धिमत्ता की सबसे पहली क्लास में बताया था, फिर भी मैं बता देता हूं। ये लैटिन शब्द से बना है और लैटिन भाषा में इसके लिए जो है वो कौन सा शब्द चलता था? इंटेलिगियर। क्या शब्द चलता था इसके लिए? इंटेलिगियर। और जो इंटेलिगियर शब्द जो बना था वो किससे बना था? इंटर। किससे बना था? इंटर। और इंटर के बाद में किससे बना था? लेगर। इससे बना था। इंटर का मतलब क्या होता था? किसी भी चीज में प्रवेश कर पाना, किसी भी चीज में इंटर, अंदर जा पाना। ठीक है। और लेगर का मतलब क्या है? ज्ञान। इसी से शब्द बना कौन सा? इंटेलिजेंसिया। INTELLIGENTIA, इंटेलिजेंटिया एक शब्द बना, या इंटेलिजेंटिया, जेंसिया एक शब्द बना। और ये शब्द ही किसमें आ गया? फ्रेंच में आ गया, फ्रेंच भाषा में आ गया ये। और फ्रेंच भाषा में इसको क्या कहने लग गए? फ्रेंच भाषा में आते ही इसको इंटेलिजेंट कहने लग गए। और यहीं से 14वीं सदी में ये किसमें आ गया? अंग्रेजी में आ गया। 14वीं सदी में किसमें आ गया? अंग्रेजी में आ गया। तो ये छोटा सा इसका इतिहास है इंटेलिजेंस शब्द का। तो शाब्दिक अर्थ कभी आए तो मूल रूप से ये शब्द लैटिन भाषा में इंटेलिगियर था। इंटेलिगियर इंटर प्लस लेगियर से बना था, जिसका मतलब था अंदर, ज्ञान में के अंदर जाना। इससे एक शब्द बना इंटेलिजेंसिया। यह शब्द फ्रेंच भाषा में आया और इंटेलिजेंट बन गया। और सेम इसी इंटेलिजेंट शब्द को ही अंग्रेजी भाषा ने अपना लिया। ठीक, ये इसका छोटा सा इतिहास है।
तो इंटेलिजेंसिया क्या है या बुद्धिमत्ता क्या है? बुद्धिमत्ता है समझना, बुद्धिमत्ता है बोधगम्यता, बुद्धिमत्ता है वो विश्लेषण कर पाना, बुद्धिमत्ता है अमूर्तीकरण कर पाना किसी भी चीज का या उसको समझ पाना अमूर्त चीजों को। बुद्धिमत्ता है निर्णय कर पाने की क्षमता, बुद्धिमत्ता है समस्या समाधान कर पाने की क्षमता, बुद्धिमत्ता है गणित को समझ पाने की क्षमता। जब हम अमूर्तीकरण की बात हम जब करते हैं ना, किसकी बात हम करते हैं? अमूर्तीकरण की जब हम बात करते हैं, अमूर्तीकरण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट। जैसे भाववाचक संज्ञा होती है, ऐसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है, क्योंकि उसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं भाववाचक। अमूर्तीकरण का जो चरम रूप देखने को मिलता है वो कहां मिलता है? गणित में मिलता है। भाषा में देखने को नहीं मिलता, गणित में देखने को मिलता है। वो जो अपना जो गणित है, इसमें अमूर्तीकरण एब्स्ट्रैक्ट का चरम रूप है। आप एक्स और वाई दो चर ले लिए, इनके संबंधों को जानने की कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ एकदम बिल्कुल हवाई फायर चल रहा है। आप इसका चित्र नहीं बना सकते, गणित की समस्याओं का आप चित्र नहीं बना सकते। देखिए, कुछ तो ऐसी समस्याएं होती हैं जिनका आप चित्र बना सकते हो, जैसे कि रेखा गणित है, रेखा गणित में आप चित्र बना सकते हो। पर बेसिकली क्या है कि रेखा गणित में भी ये धारणा है कि जो परिभाषा रेखा गणित में किसी भी चीज की दी गई है, उस परिभाषा के 100% अनुरूप वास्तविकता में कोई चीज होती ही नहीं है। यह है गणित का अमूर्तीकरण। आप बना ही नहीं सकते। जैसे रेखा गणित में सबसे पहली चीज क्या आती है? बिंदु। बिंदु क्या है? बिंदु वह है जिसकी ना लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना मोटाई होती है, ना ऊंचाई होती है। अब भाई आप कोई ऐसी डिजाइन बना सकते हो क्या जिसकी लंबाई ना हो, चौड़ाई ना हो, मोटाई ना हो? भाई जैसे मान लो कि भाई ये बिंदु है, ये पॉइंट है, अब इसकी थोड़ी बहुत तो लंबाई रहेगी ना, थोड़ी बहुत तो चौड़ाई होगी ना, थोड़ी बहुत तो मोटाई होगी ही ना, कुछ ना कुछ तो एग्जैक्ट जो इसकी परिभाषा है, 100% परिभाषा के अनुसार बिंदु नहीं बनाया जा सकता। एक महान दार्शनिक हुए जिनका नाम है बर्टन रसेल। बर्टन रसेल, इनका एक कथन बहुत फेमस है, और इनका असली फेमस कथन क्या है कि असली त्रिभुज केवल दिमाग में बनता है, कागज पे नहीं बनता। बर्टन रसेल क्या कहते हैं कि असली त्रिभुज केवल दिमाग में बनता है, कागज पे नहीं बनता। कहने का मतलब यह है कि त्रिभुज की जो परिभाषा है, त्रिभुज की परिभाषा के अनुसार क्या होना चाहिए? तीनों कोणों का योग 180 होना चाहिए और तीनों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। यह त्रिभुज की मूल परिभाषा है। यह क्या है? त्रिभुज की मूल परिभाषा है। लेकिन दुनिया का कोई भी व्यक्ति 100% ऐसा त्रिभुज नहीं बना पाता। उसमें कोई ना कोई, कुछ ना कुछ, थोड़ी बहुत, कितनी भी मिलीमीटर ही क्यों ना गड़बड़ हो, वो गड़बड़ हो ही जाती है। और तब से ही ये विचार भी उन्होंने दिया कि दुनिया का कोई भी विचार हो, कोई भी परिभाषा हो, कोई भी अवधारणा हो, उसका वास्तविक अस्तित्व केवल हमारी मानसिक दुनिया में होता है। उसका वास्तविक अस्तित्व हम जो कागज पे बनाते हैं वो उसकी प्रतिलिपि है, वो उसका उदाहरण है, लेकिन वह वास्तविक चीज हम नहीं बना सकते। वास्तविक परिभाषा के अकॉर्डिंग कोई चीज नहीं बना सकते। जैसे ये मैं स्वेटर पहना हुआ है, अब ये स्वेटर की परिभाषा में तो खरा उतर रहा है, लेकिन इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो इसकी परिभाषा के बाहर जाकर के भी हैं। जैसे क्या स्वेटर की परिभाषा में स्वेटर का काला रंग आता है क्या? नहीं आता, लेकिन इसका रंग काला है, तो इसका मतलब एक चीज इसमें एक्स्ट्रा है, एक गुण एक्स्ट्रा है। अब एक और चीज देख लो, क्या स्वेटर के डिजाइन में गोल गला ही होना आवश्यक है क्या? नहीं, गोल गला होना आवश्यक नहीं है उसकी परिभाषा में, लेकिन इसका गोल गला है। कोई भी चीज ले लो, जैसे मैं ये डस्टर ले लूं, ठीक, क्या डस्टर प्लास्टिक का होना अनिवार्य है क्या? नहीं है अनिवार्य। परिभाषा के अनुसार प्लास्टिक का होना अनिवार्य नहीं है। परिभाषा के अनुसार क्या इसके कपड़े का रंग सफेद होना आवश्यक है क्या? नहीं है, काला भी हो सकता है, पीला भी हो सकता है, नीला भी हो सकता है। तो जो वो समझाना चाहते हैं, दर्शन की दुनिया जो ये कहती है, वो क्या कहती है कि दुनिया में कोई भी अवधारणा हो, कोई भी परिभाषा हो, कुछ भी हो, वो केवल और केवल किस में बन सकती है? असली रूप में, वास्तविक रूप में तो केवल मानसिक स्तर पे होती है। हमारे पास जो है, हम जो बनाते हैं, वो उसकी प्रतिलिपि होती है, और कोई भी प्रतिलिपि 100% परिभाषा के अनुरूप नहीं होती है। कोई भी प्रतिलिपि
हमारे सोचने की समझने की शक्ति ही वास्तविकता को जन्म देती है। असलियत में तो सारे के सारे विचार कैसे हैं? एब्स्ट्रैक्ट हैं, अमूर्त हैं। परिभाषा में जो आदर्श डस्टर है वो वास्तविकता में नहीं हो सकता। परिभाषा में जो आदर्श चौक है वो वास्तविकता में नहीं हो सकता। परिभाषा में जो आदर्श ये ग्रीन बोर्ड है वो असलियत में नहीं हो सकता एग्जैक्ट। या तो इसमें कुछ ज्यादा होगा या कुछ कम होगा। दुनिया की कोई भी चीज जैसी उसकी परिभाषा है वैसी एग्जैक्ट सेम नहीं दिखती। या तो उसमें कुछ ज्यादा होगा या कुछ कम होगा। ठीक है। तो वास्तविकता केवल एक आदर्श रूप है, यह आपको ध्यान रखना है। समझ में आ गई? आसान बात क्या है? परिभाषा का, किसी भी अवधारणा का, किसी भी परिभाषा का 100% वास्तविक रूप नहीं बन सकता। और खासकर तब जबकि परिभाषा कैसी हो, मतलब किसी भी चीज की परिभाषा मोस्टली कैसी होती है? एब्स्ट्रैक्ट ही होती है। ठीक है, चलो इस पे तो इतनी कोई बात करने की जरूरत भी नहीं थी, पर ऐसे ही समझाना था क्योंकि फिलॉसफी एथिक्स हम पढ़ रहे हैं, इस वजह से। क्या पता जब अमूर्तीकरण की बात आए, इंटेलिजेंस की बात आए, तो इंटरव्यू वगैरह हम पूछ लिया जाए, इसलिए। चलिए, अब जो नेक्स्ट जो प्रश्न है बुद्धिमत्ता को लेकर के, अब एक बात यह भी है कि भाई बुद्धिमत्ता केवल मानव की संपत्ति है या इस दुनिया में बाकी के जो सजीव हैं उनके पास बुद्धिमत्ता का कुछ भी नहीं है, या मानव के लिए स्पेशल दी गई है, होमोसेपियंस के लिए स्पेशल रूप से डिजाइन की गई है बुद्धिमत्ता, या पेड़ पौधों में है, जानवरों में भी है, पशु पक्षियों में है कि नहीं है? तो प्रश्न यह पूछा जा सकता है, क्या बुद्धिमत्ता पशु पक्षी और मशीनों में भी होती है? मशीनों को भी शामिल कर लेते हैं ना, और मशीनों व पेड़ पौधों में भी होती है या नहीं होती है? होती है या नहीं? आप बताओ, होती है कि नहीं? जल्दी बताओ। क्या बुद्धिमत्ता पशु पक्षियों में दिखाई देती है? तो इसका जवाब क्या है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल दिखाई देती है। कुत्ता हो गया, तोता हो गया, चिंपैंजी हो गया, है ना, गोरिल्ला हो गए, चूहे हो गए, हाथी हो गए, इन सभी में क्या दिखाई देती है? बुद्धिमत्ता बिल्कुल दिखाई देती है। आप तोते की कार्यप्रणाली देख लो, कबूतर की कार्यप्रणाली देखो, डॉल्फिन को यदि आप देखोगे, ठीक है, तो तोते, चूहे, हाथी, डॉल्फिन, ठीक है, चिंपैंजी आदि कई सारे जानवरों में हमें क्या दिखाई देती है? बुद्धिमत्ता दिखाई देती है। और आपको पता ही होगा कि ये कंपनी है न्यूरालिंक, इसकी क्या नाम है इसका, अमेरिका का जो व्यक्ति है, स्पेस एक्स जिसकी कंपनी है, क्या नाम है उनका? नहीं, अरे यार क्या नाम है, नाम भूल गया मैं। अरे जिसने ट्विटर खरीदा था, यार नाम है एलन मस्क। तो एलन मस्क साहब की कंपनी है, उस कंपनी का नाम क्या है? न्यूरालिंक। वो कंपनी चिप बना रही है, ऐसा कहते हैं, और वो चिप ऐसी बना रही है कि जानवरों को फिट कर दो तो जानवरों की बुद्धि कई गुना तेज हो जाती है। आपने फिल्म देखी होगी ना, एक फिल्म देखी है आपने, प्लैनेट ऑफ एप्स, प्लैनेट ऑफ द एप्स। उसकी कई सारी ब्रांच वो बनी हुई है, सीरीज है, 3-4 फिल्में हैं शायद वो। उसमें क्या होता है कि वो गोरिल्ला हैं, वो किसी तरीके से वो भाषा सीख जाते हैं, उनका दिमाग तेज हो जाता है, तो वो मानव जाति पे कब्जा कर लेते हैं, ऐसा। ठीक है। मशीन में क्या बुद्धिमत्ता होती है? तो मशीनों में होती है वही बुद्धिमत्ता, है ना, मशीनों में तो बुद्धिमत्ता होती है। और कंप्यूटर है, हमसे तेज गणना कर सकता है, हमसे तेज वो याद कर सकता है, ये सब कुछ है। तो ये है एक जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी है, जॉन्स या जेम्स है, जेम्स हॉपकिंस है, जॉन्स हॉपकिंस है, तो यूनिवर्सिटी है। और एआई सिस्टम ऐसे ऐसे बने हैं आजकल, तो मनुष्यों को मात दे ही रहे हैं।
खेलों में हरा ही रहे, चेस वगैरह में हरा ही रहे, और क्या पता भविष्य में जो है वो मशीनें मानव से आगे भी निकल जाए। एक किताब है, यदि आप मशीनों के बारे में कुछ पढ़ना चाहो तो, पीटर नॉर्विक की है ना, स्टुअर्ट रसल्स और पीटर नॉर्विक की वो किताब है, और उस किताब का नाम क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ए मॉडर्न अप्रोच। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ए मॉडर्न अप्रोच, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ए मॉडर्न अप्रोच एक बुक है, और ये बुक किसकी है भाई, स्टुअर्ट रसेल और पीटर नॉर्विक की ये बुक है। तो आप इसमें समझ पाओगे कि जो मशीन है ना वो कितनी तेजी से प्रोग्रेस कर रही है। ठीक है, इसी वजह से यदि आप जैसे जानवरों पे भी यदि आप है तो एक कुत्तों पर एक किताब लिखी गई है, द इंटेलिजेंस ऑफ डॉग्स। जानवरों में बुद्धिमत्ता होती है कि नहीं, तो द इंटेलिजेंस ऑफ डॉग्स वो खासतौर पर कुत्तों पर लिखी गई है ना, द इंटेलिजेंस ऑफ डॉग्स किसने लिखी है, पता नहीं है ना, किसने लिखी है पता नहीं है, कोरन, शायद स्टेनली कोरन होंगे शायद, पता नहीं है ना। चलिए, तो एक तो ये हो गया। ठीक, अब हम इंटेलिजेंस को जबरदस्ती यानी कि जल्दी से साइकोलॉजी में देख लेते हैं कि साइकोलॉजी में बुद्धिमत्ता का विकास कैसे हुआ है। तो साइकोलॉजी में बुद्धिमत्ता का विकास कैसे हुआ है, सबसे पहले देखो, साइकोलॉजी मैंने आपको पहले ही बताया 1850 के बाद शुरू हुआ है ना, और ज्यादातर जो रिसर्च है वो 1900 के बाद ही हुए हैं। तो सबसे पहले यदि बुद्धिमत्ता के बारे में कुछ हुआ तो किसी व्यक्ति का नाम आएगा, तो किसका आएगा, अल्फ्रेड बिने का। किसका नाम आएगा, अल्फ्रेड बिने का नाम आएगा। दूसरे नंबर पे यदि किसी व्यक्ति का नाम आएगा तो किसका आएगा, चार्ल्स स्पीयरमैन का आएगा, चार्ल्स स्पीयरमैन का नाम आएगा। इसके बाद में तीसरा यदि कोई व्यक्ति आपको जिसका बारे में बात करनी चाहिए तो उनका नाम क्या है, थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक के बारे में हम बात कर सकते हैं। और चौथे व्यक्ति जिनके बारे में हमें बात करनी चाहिए उनका नाम है गार्डनर। क्या नाम उनका, गार्डनर साहब, होविट गार्डनर है शायद उनका नाम, हॉवर्ट गार्डनर है या रॉबर्ट गार्डनर है। ठीक है, तो गार्डनर साहब, मुझे याद आ जाएगा मेरे को लगता है ना थोड़ी देर में। तो अल्फ्रेड बिने साहब ने क्या दिया था, एक कारक बुद्धि सिद्धांत दिया था। क्या दिया था इन्होंने, एक कारक बुद्धि सिद्धांत, यूनिफैक्टर, एक कारक बुद्धि सिद्धांत इन्होंने दिया। अल्फ्रेड बिने ने क्या दिया, एक कारक बुद्धि सिद्धांत दिया। अल्फ्रेड बिने का जन्म कहां हुआ, नीस में। नीस कहां पे, फ्रांस में, जहां पे एक बार आतंकवादी हमले भी हुए थे। मैं शायद ये बात आपको पहले भी बता चुका हूं। तो वहां दिए, और इन्होंने ये कब दिया, शायद 1905 में दिया। लगभग कब दिया, 1905 में, जब लॉर्ड कर्जन थे, भारत में बंग भंग हो रहा था, बंगाल का विभाजन हो रहा था, लगभग उसी समय इन्होंने दिया था। ठीक, और इन्हीं ने क्या बनाया था, साइमन बिने स्केल भी बनाया था। साइमन बिने स्केल जिससे बुद्धि लब्धि मापी जाती है ना, वो बनाया था। और उसमें सुधार किए थे 1917 में, किसने, लुइस थर्मन ने। लुइस थर्मन ने उसमें कुछ सुधार किए थे। कब किए, 1917 में। तो एक कारक बुद्धि सिद्धांत हो गया। एक कारक बुद्धि सिद्धांत के बाद में जो दूसरी चीज जो आई, चार्ल्स स्पीयरमैन ने जो दी, उसको हम कहते हैं क्या, द्विकारक बुद्धि सिद्धांत। द्विकारक बुद्धि सिद्धांत किसने दिया, ये चार्ल्स स्पीयरमैन ने दिया। कब दिया, ये 1927 में दिया। और जो द्विकारक थे उनमें से क्या दिया, जीएस, जनरल बुद्धि और स्पेसिफिक बुद्धि। जी यानी जनरल बुद्धि यानी सामान्य बुद्धि, एस यानी स्पेसिफिक बुद्धि यानी कि विशेष बुद्धि। द्विकारक बुद्धिमत्ता इन्होंने दी। फिर उसके बाद में 1920 में कौन आ गए, थॉर्नडाइक आ गए। 1920 में आपके कौन आ गए भाई, थॉर्नडाइक आ गए।
और जब 1920 में थॉर्नडाइक आए तो उन्होंने 3 प्रकार की बुद्धि दी। कौन कौन सी? सामान्य, भावनात्मक और यांत्रिक। सामान्य, भावनात्मक और यांत्रिक। इन्होंने बुद्धि के कितने प्रकार बताए? 3 प्रकार बताए। किसने? थॉर्नडाइक साहब ने 1920 में। कि एक तो होती है जनरल बुद्धि, दूसरी होती है एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस और तीसरी होती है मैकेनिकल इंटेलिजेंस। और तीसरी उन्होंने क्या दी? मैकेनिकल इंटेलिजेंस की इन्होंने अवधारणा दी। तो ये इस तरह की इन्होंने 3 भावना दी, सामान्य बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि और भावनात्मक बुद्धि। भावनात्मक बुद्धि को ही आप कौन सी बुद्धि भी कह सकते हो? सामाजिक बुद्धि भी कह सकते हो। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद में आपके कौन आ गए साहब? आपके गार्डनर साहब आ गए। कौन से? हॉविट गार्डनर, रेविट गार्डनर, होवार्ड गार्डनर। होवार्ड गार्डनर जब आए तो उन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई। इन्होंने बुद्धि कितने प्रकार की बताई? 8 प्रकार की बताई। और कब बताई? 1983 में। कितने प्रकार की बुद्धि बताई इन्होंने? 8 प्रकार की बुद्धि बताई। तो कौन कौन सी बताई? भाषाई, तार्किक, सबसे पहली भाषाई, दूसरे नंबर की तार्किक, तीसरे नंबर की गणितीय, चौथे नंबर की स्थानिक, पांचवें नंबर की संगीतीय, छठवें नंबर की शारीरिक गतिक, सातवें प्रकृति और आठवीं और नवीं, आठवीं थी अंतर्वैयक्तिक और नवीं थी आपकी अंतर्वैयक्तिक। तो होवार्ड गार्डनर ने जो 8 प्रकार की बुद्धि बताई वो कौन कौन सी बताई थी? सबसे पहली बताई थी भाषाई क्षमता, दूसरी गणितीय या तार्किक क्षमता, तीसरी बताई स्थानिक क्षमता, चौथी इन्होंने बताई थी संगीतीय क्षमता, पांचवी इन्होंने बताई शारीरिक गतिक क्षमता, छठवीं बताइए कि मैंने कौन सी बताई है? शारीरिक गतिक छठवीं मैंने बता दी, छठी है ना। सातवीं इनकी थी, नहीं छठी है प्रकृति संबंधी, सातवीं है अंतर्वैयक्तिक और आठवीं है अंतर्वैयक्तिक। लिखूं क्या? इधर लिख देता हूं ना। सबसे पहली है भाषाई। सबसे पहले कौन सी है इसकी? भाषाई है। दूसरी है गणित तार्किक, तार्किक या गणितीय। तीसरे नंबर की बुद्धि होती है स्थानिक बुद्धि, स्थानों के बारे में जिसको बहुत अच्छे से जानकारी हो। चौथे नंबर की जो है उसको हम कहते हैं भाषाई, लिंग्विस्टिक। पांचवें नंबर की बुद्धिमत्ता को हम भाषाई बुद्धिमत्ता के बाद क्या कह देंगे? संगीतात्मक, है ना, संगीतीय बुद्धि, संगीतीय। छठवें नंबर की आपकी हो जाएगी शारीरिक गतिक, शारीरिक गतिक बुद्धिमत्ता। प्रकृति संबंधी मैंने बता दी क्या? अच्छा, तो ये भाषा ही 2 बार लिख दी ना मैंने, ठीक है। तो यहां पे लिख दो प्रकृति संबंधी, नेचुरलिस्टिक इसको कहते हैं अंग्रेजी में, प्रकृति संबंधी बुद्धिमत्ता। 7वें नंबर पे अंतर्वैयक्तिक, वैयक्तिक, और 8वीं है अंतर्वैयक्तिक। इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल। तो होवार्ड गार्डनर ने कितने प्रकार की इंटेलिजेंस बताई, कितने प्रकार की बुद्धि बताई? 8 प्रकार की बुद्धि बताई। सबसे पहली को कहते हैं भाषा यानी कि लिंग्विस्टिक। सेकंड नंबर पे गणित, तार्किक गणितीय यानी कि मैथमेटिकल, ठीक है, रीजन लॉजिक मैथमेटिकल। तीसरे नंबर पे स्थानिक, जगहों के बारे में जिसको जानकारी बहुत अच्छी होती है, कोलंबस टाइप के लोग, वास्को डी गामा जैसे लोग। प्रकृति संबंधी, नेचुरलिस्ट, जो बॉटनिकल लोग जो होते हैं, जंगलों में जो चले जाते हैं, पहाड़ों के बारे में, इन सब चीजों के बारे में जिनको अच्छी जानकारी होती है। संगीतीय बुद्धिमत्ता, जिनको म्यूजिक की बहुत अच्छी समझ है, नई नई धुनें बना सकते हैं। शारीरिक गतिक, जो डांस बहुत अच्छा कर सकते हैं, खेल बहुत अच्छा खेल सकते हैं।
अंत खेल मतलब दौड़ भाग वाले खेल हो गए, क्रिकेट जैसा खेल हो गया ये। अंतर्वैयक्तिक, अंतर्वैयक्तिक को हम क्या कहते हैं, इंट्रापर्सनल, और इसको इंटरपर्सनल। तो ये 8 प्रकार की जो है वो क्या है, आपकी बुद्धिमत्ता होती है। ठीक, इनमें से हमारे काम की कौन सी है, लास्ट की 2, अंतर्वैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक। अंतर्वैयक्तिक को हम कहते हैं इंट्रा, INTRA, और अंतर्वैयक्तिक को क्या कहेंगे, इंटर, INTER। जैसे इसमें सहानुभूति आ जाएगा, नेतृत्व क्षमता आ जाएगा, नेता हो गए वगैरह हो गए ना इसमें। इसमें आध्यात्मिक व्यक्ति हो गए जो दूसरों को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, जो आत्म जागरूक बहुत ज्यादा है, भावनाओं को अच्छे से पहचान सकते हैं, वो सब। ठीक, ये समझ में आ गया। चलिए, तो दोबारा से मैं बता देता हूं, बुद्धिमत्ता सबसे पहले अल्फ्रेड विने 1905 में एक कारक बुद्धिमत्ता सिद्धांत दिया। दूसरे नंबर पर चार्ल्स स्पीयरमैन 1927 ईस्वी में द्विकारक बुद्धि सिद्धांत दिया। थॉर्नडाइक 1920 में 3 प्रकार की बुद्धि इन्होंने बताई, सामान्य बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि। इसके बाद में होवार्ड गार्डनर 1983 में आए, जिन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई, भाषाई बुद्धि, तार्किक गणितीय क्षमता, अभी मैंने बताई। ठीक, अब सवाल आता है कि क्या प्रज्ञा कोई भावनात्मक प्रज्ञा समझा जा सकता है कि नहीं। ये मिटा दूं, क्या बुद्धिमत्ता को भावनात्मक बुद्धिमत्ता माना जाता है या दोनों में अलग है, दोनों में कोई अंतर है? तो क्या अंतर है दोनों में, क्या दोनों को एक मान सकते हैं कि नहीं मान सकते? तो दुनिया में एक व्यक्ति तो ये कहते हैं कि भाई भावनात्मक बुद्धिमत्ता को बुद्धिमत्ता नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? दूसरा ये कहते हैं कि भाई क्योंकि जो भावनात्मक बुद्धिमत्ता होती है ना, उसमें हम लॉजिक कम लगाते हैं, उसमें हम मैथमेटिक्स की शक्तियों का प्रयोग कम करते हैं। दूसरी बात यह है कि भावनात्मक प्रज्ञा को माप नहीं सकती। जैसे हमारा IQ बना हुआ है, IQ क्या है, इंटेलिजेंट क्वोशिएंट है, बुद्धिमत्ता को मापने का एक मापांक हमने बनाया हुआ है, जो साइमन बिने स्केल को विकसित करके ही बनाया गया है। वहीं जो EQ है, EQ को मापने का कोई पैमाना नहीं है, कोई निश्चित पैमाना नहीं है, कोई फिक्स नहीं है। गणित में अच्छे से माप सकते हैं, गणितीय कौशल को, तार्किक क्षमता को, भाषाई क्षमताओं को, इन सबको, लेकिन भावनात्मक बुद्धिमत्ता में भावनाओं को मापने का कोई तरीका ही नहीं है हमारे पास, कोई स्केल ही विकसित नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो जबकि बुद्धिमत्ता तो बुद्धि मानते हैं, लेकिन भावनात्मक प्रज्ञा को हम अभी भी एक क्षमता की तरह ही मानते हैं, एक कौशल की तरह ही मानते हैं। ठीक है, तो होवार्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस की अवधारणा यदि आप लोगे तो दोनों में कोई अंतर रह नहीं जाता है, दोनों लगभग एक जैसी चीजें हो जाती हैं ना, तो कोई विशेष अंतर है नहीं। और दोनों में क्या हो सकता है, दोनों का लगभग एक जैसी चीज ही, दोनों को आप क्या कर सकते हो, मान सकते हो, दोनों में कोई बहुत ज्यादा विशेष अंतर आप नहीं कर सकते होवार्ड गार्डनर की परिभाषा के अनुसार। ये डिपेंड किस पे करेगा, आप कौन सी परिभाषा को ले रहे हो, आप कौन सी परिभाषा को ले रहे हो, ये इस पे डिपेंड करेगा। यदि आप अल्फ्रेड विने की परिभाषा को लोगे तो बुद्धिमत्ता में और भावनात्मक प्रज्ञा में बहुत अंतर आ जाएगा, लेकिन यदि आप होवार्ड गार्डनर की परिभाषा को लोगे तो भावनात्मक प्रज्ञा बुद्धिमत्ता का एक हिस्सा ही मान ली जाएगी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है भावनात्मक प्रज्ञा और नैतिकता। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, भावनात्मक प्रज्ञा और भावनात्मक प्रज्ञा और नैतिकता। तो बढ़ देते हैं कि भावनात्मक प्रज्ञा और नैतिकता में संबंध। भावनात्मक प्रज्ञा और नैतिकता में संबंध। तो भावनात्मक प्रज्ञा में और नैतिकता में क्या अंतर है, ये हम देख लेते हैं। देखिए, भावनात्मक प्रज्ञा एक तरीके से क्षमता है, एक तरीके की शक्ति है,
और जब भी हम दुनिया में किसी भी शक्ति की जब हम बात करते हैं, तो शक्ति तो अपने आप में ना तो नैतिक होती है ना अनैतिक होती है। जैसे विज्ञान है, एक निबंध आता है कि विज्ञान वरदान या अभिशाप। तो विज्ञान अपने आप में ना तो वरदान है और ना ही अभिशाप है, बल्कि विज्ञान क्या है, यह विज्ञान को उपयोग करने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि भाई वो नाभिकीय ऊर्जा को मानव के विनाश के लिए यूज में लेना चाहता है या मानव के निर्माण के यूज में लेना चाहता है। डिपेंड करता है आपकी नीयत पर कि आपकी नीयत क्या है, डिपेंड करता है आपके विवेक पर। जो इस तरीके से प्रयोग करोगे, तलवार से सुरक्षा भी की जा सकती है और तलवार से आत्महत्या भी की जा सकती है, दूसरों की भी हत्या की जा सकती है। यदि आप अपने नेगेटिव इमोशंस को समझ सकते हो, यदि आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हो, यदि आप अपने आप को स्वयं को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो, तो आप स्वयं को नैतिक भी बना सकते हो। आप किसी भी व्यक्ति को किसी भी पक्ष में कुछ भी करने के लिए राजी भी कर सकते हो। दूसरों को एम्पैथी होगी तो दूसरों के दुख दर्द को समझ सकते हो। लेकिन यदि किसी के पास ईआई है और वो घाघ है, अनैतिक व्यक्ति है, तो वो इसका क्या कर सकता है, क्या कर सकता है, दुरुपयोग कर सकता है, दूसरों को नुकसान पहुंचा सकता है, दूसरों को नुकसान पहुंचा सकता है, दूसरों का अहित कर सकता है, दूसरों को सामान की तरह अपने उपयोग में ले सकता है, दूसरों का यूज कर सकता है, दूसरों को एज ए ऑब्जेक्टिफिकेशन दूसरों का कर सकता है। कौन? जो व्यक्ति इमोशनल इंटेलिजेंस है, जिसमें भावनात्मक प्रज्ञा है और वो घाघ भी है, बहुत नंबर 1 का शब्द बोलना तो नहीं चाहिए पर कमीना है मान लो, तो वो क्या करेगा, दूसरों को फायदा करेगा। जैसे आपने देखे होंगे, बहुत सारे ऐसे लड़के देखे होंगे, लोग देखे होंगे, जिनकी एक ही टाइम पर 4-4 5-5 गर्लफ्रेंड हैं, शादीशुदा है, उसके अलावा 2 अलग गर्लफ्रेंड है। तो ऐसे कौन हैं? इनमें भावनात्मक प्रज्ञा तो है, सबके सामने रो जाते हैं, तेरे अलावा आज तक किसी को नहीं देखा, कसम खा के बोलता हूं। ये हर जगह मिलते हैं ऐसे लोग, ऑफिसों में मिल जाएंगे, दूसरे लोगों को यूज करते हुए, अरे पता तेरे से ऐसे कह रहा था, कसम से यार मैं तो तेरा ही भला सोचता हूं, तेरे लिए कह रहा हूं, ये कह रहा हूं, ऐसे नौटंकी कर करके उनसे अपना काम निकलवाता रहेगा। जब देखो जब अपना काम निकालवा लेगा, सामान की तरह, जैसे चम्मच से कोई भी तेल निकालते हैं, कुछ भी सामान की तरह काम में लेते हैं ना चम्मच को, बर्तनों को, ऐसे ही सामने वाले को परवाह नहीं है, सामने वाले को थोड़ा सा डरा दिया, ये इसको लोभ चाहिए तो लोभ दे दिया, लालच चाहिए तो थोड़ा सा लालच दे दिया, कहीं पर पता चला गुस्से से मानेगा तो थोड़ा गुस्सा कर दिया, ये सब चीज, और वैसे करके उसका यूज कर रहे हैं, उसका भला नहीं सोच रहे, उसको यूज में ले रहे हैं, अपने यूज में, मेरा फायदा हो जाए, मेरा फायदा हो जाए। यार तू मेरा सच्चा दोस्त नहीं है क्या यार, तू मेरा यार दोस्त नहीं है यार, मैंने आपके लिए ये नहीं किया था क्या यार, मैंने तेरे लिए वो नहीं किया था क्या यार, देखो मैं तो तुम्हारी कितने लिए, मैं तो देखो हमेशा तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। अरे वो तो बहुत हरामी आदमी है यार, सॉरी गाली के लिए, सॉरी, वो तो कितना गधेड़ा आदमी है, उसके बारे में अरे उससे दूर रहना, वो तो तुम्हारी बहुत बुराई करता है। देखो मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए ही कह रहा हूँ। ऐसे कर करके क्या कर लेंगे लोगों को। जो मैंने आपको एक चीज और बताई थी, जब मैंने आपको एटीट्यूड पढ़ाया था, तो परसुएट बहुत अच्छे से कर पाएंगे, जिसमें इमोशनल इंटेलिजेंस है वो अच्छे से परसुएट कर लेता है। आवश्यक नहीं है, 100% नहीं है इसकी गारंटी, पर कर सकता है। यार तू मेरे बारे में एक बार तो सोचो यार, मैं तेरे लिए इतना करता हूं, तू मेरे लिए आज इतना नहीं कर सकता यार। ऐसा धूर्त, ऐसे व्यक्तियों को कहते हैं धूर्त, घाघ, दूसरों का शोषण करेगा, जम करके शोषण कर सकता है ऐसा व्यक्ति। लेकिन जिसमें वास्तविकता में इमोशनल इंटेलिजेंस है और ऊंचे स्तर की इमोशनल इंटेलिजेंस है, तो वो व्यक्ति हमेशा ही कैसा होगा, नैतिक होगा। कैसा होगा, नैतिक होगा। वो अनैतिक नहीं हो सकता, वो कोई गलत काम कर नहीं सकता, क्योंकि जिसमें वास्तव में भावना तो प्रज्ञा ऊंचे दर्जे की आ जाएगी, उसकी समझ में आ जाएगी कि मेरा हित समाज के हित में है। एक व्यक्ति ऐसा है कि दिन रात पैसे कमाने के बारे में सोचता है, खुद के बारे में सोचता है, उसको दुनिया से कोई लेना देना ही नहीं है। ऐसे बहुत सारे सरकारी कर्मचारी आपको मिलेंगे, प्राइवेट फील्डों में भी मिलते हैं। सरकारी फील्ड में इसलिए क्योंकि मैं सरकारी नौकरी के लिए बातें कर रहा हूं ना, अभी आईएएस की बातें कर रहे हैं, इस वजह से इतनी गंदी नीयत के साथ नौकरी में आते हैं, आप सोच नहीं सकते। तो दिन रात
मतलब गरीबों झुग्गी झोपड़ियों के लिए राशन आया है, गरीबों में रैन बसेरों के लिए कंबल आए, ऊनी कपड़े आए, उनको भी खा जाते हैं, उस पैसे को खा जाते हैं इतने, जबकि पैसों की उनके पास कमी नहीं है, लेकिन उस पेट ही नहीं भरता। लालच, इतना ज्यादा लालच घुसा हुआ है कि पेट भर ही नहीं सकता, मतलब उसका बस नहीं चलता नहीं सामने वाले इंसान को ही खा जाए। इस कोटि के जो व्यक्ति होते हैं, नीच दुष्ट टाइप, तो ऐसे लोगों से बचने की आवश्यकता होती है। ऐसे लोगों में इमोशनल इंटेलिजेंस ही नहीं होती, ऐसे लोगों को धूर्तता कहते हैं, उनमें धूर्तता होती है। अच्छी नीयत होती है ना, जिसमें भावनात्मक प्रज्ञा बहुत अच्छी होती है, वो समझ जाता है किसकी अच्छी नीयत है और किसकी खराब नीयत है, और वो अपने आप दूरी बना लेता है किनसे, खराब नीयत वालों से। और वो अपने आप क्या कर लेगा, दूरी बना लेगा। किनसे बना लेगा, खराब नीयत वालों से क्या कर लेगा, दूरी बना लेगा। इसीलिए क्या है कि भाई मान लो कोई इमोशनल इंटेलिजेंस है, थोड़ी बहुत भी किसी में इमोशनल इंटेलिजेंस है, और वो धूर्त है, घाघ है, बहुत पक्का एक्टिंग करने वाला आदमी है, तभी तो धूर्त है। जो एक्टिंग अच्छे से कर सकता है वही धूर्त होता है, ठीक है। और अनैतिक रूप से जो कर सके, तो वो क्या करेगा, समाज को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, अपने आसपास के लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे धूर्तों से आपको बच के रहना है। सरकारी कार्यालयों में खूब मिलेंगे आपको, अपने आसपास के कार्यालयों में मिलते हैं, अपनी सोसाइटी में, आपके अड़ोस पड़ोस में ऐसे लोग खूब मिलेंगे। तो ऐसे लोगों से क्या किया जाना चाहिए, दूर रहने की आवश्यकता है। अब हमारा समाज ऐसा हो गया ना, जो रिश्वतखोर हैं, जो खाने वाले जो लोग हैं, उनको बहिष्कार नहीं करते हैं समाज में, उनको उल्टी इज्जत मिलती है। भाई जो जिस पर, उस पोस्ट पे जिस पर भ्रष्टाचार ज्यादा किया जा सकता है, उसका उतना ही ज्यादा सम्मान है। आज के समय में ऐसा हो गया है, जबकि आवश्यकता क्या है, ऐसे लोगों को कदम कदम पर बेइज्जत किए जाने की आवश्यकता है, ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार किए जाने की। पर बहुत से लोग ऐसे होंगे कि केवल अपना स्वार्थ देखते हैं, और स्वार्थ के चक्कर में वो कुछ भी कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना, कि पहले भी एक बार बताया था कि हर एक जगह क्या मिलेंगे आपको, चापलूस खूब मिलेंगे। अरे साहब आप तो कितने अच्छे, आप तो ऐसे, और काम उनका क्या है, अपना फायदा करवाना, बस अपना काम निकलवाना। तो दुनिया का एक नियम है, जब भी कोई आपकी जरूरत से ज्यादा तारीफ कर रहा है, कोई ज्यादा बुराई कर रहा है, तब तो ज्यादा टेंशन वाली बात है नहीं, बुराई तो नॉर्मल लोग हैं, कोई भी कर सकता है ना। जो वो आपकी जबरदस्ती तारीफ कर रहा है, वो भी आपके मुंह पे कर रहा है, पीछे से करे तो कोई दिक्कत नहीं। आपके मुंह पर यदि कोई जबरदस्ती तारीफ कर रहा है, जरूरत से ज्यादा कर रहा है, तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। वो व्यक्ति आपको यूज करने वाला है, वो आपकी किसी प्रकार की भावनाओं को अंदर पैदा करके अपना कोई स्वार्थ सिद्ध करना चाह रहा है। तो ऐसा है, ठीक है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस कुछ नहीं है। और क्या इमोशनल इंटेलिजेंस और नैतिकता का क्या संबंध है, वही इसका संबंध किससे है, यूज करने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई किस तरीके से यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो वैसे हालांकि ज्यादा संभावना यह है कि जो व्यक्ति जिसके पास ज्यादा इमोशनल इंटेलिजेंस होगी वो नैतिक ही होगा, और लेकिन फिर भी इसका जो उपयोग है इमोशनल इंटेलिजेंस का, वो अनैतिकता के लिए बिल्कुल किया जा सकता है। ये एक क्षमता है, और दुनिया की कोई भी क्षमता, कोई भी कैपेसिटी अपने आप में ना नैतिक होती है ना अनैतिक होती है। नियत के ऊपर ये डिपेंड करेगा। नियत अच्छी है तो नैतिक हो जाएगी यह, और अनैतिक होगी, नियत खराब होगी तो अनैतिक हो जाएगी। जैसे विज्ञान है ना, विज्ञान क्या है, यूज करने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। यदि कोई इसको वरदान की तरह यूज करेगा तो अच्छे काम कर सकता है, अभिशाप की तरह यूज करेगा तो गलत काम कर सकता है। डिपेंड करता है कि आपकी नीयत क्या है, आप किस नीयत के साथ काम कर रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो इसका बहुत छोटा सा उदाहरण है। अब नेक्स्ट चीज जो आगे हम पढ़ेंगे वो क्या है, भावनात्मक प्रज्ञा का प्रशासन में उपयोग। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, भावनात्मक प्रज्ञा का प्रशासन में प्रयोग, उपयोग। भावनात्मक प्रज्ञा और प्रशासन, भावनात्मक प्रज्ञा और प्रशासन। भावनात्मक प्रज्ञा और प्रशासन समझ लो, या ऐसे लिख सकते हैं भावनात्मक प्रज्ञा का प्रशासन में उपयोग। एक आइए इसको क्यों सिखा रहे हैं, प्रशासनिक भावनात्मक प्रज्ञा, इमोशनल इंटेलिजेंस, तो भावनात्मक प्रज्ञा का प्रशासन में उपयोग। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। दुनिया में कोई भी अधिकारी अकेला कुछ नहीं कर सकता। कोई कलेक्टर ऐसा नहीं है जो अकेला कुछ कर दे। उसके साथ में उसके कार्यालय के 20-25 कर्मचारी हैं और पूरे डिस्ट्रिक्ट के 4-5 हजार कर्मचारी हैं।
उसको उन सब के साथ मिलकर के ही काम करना होता है। बेसिकली एक आईएएस को क्या करना होता है कि जैसे एक कलेक्टर साहब है और उसके विभाग में एक जिला शिक्षा अधिकारी हो गया, एक कोई परिवहन से जुड़े हुए कोई बड़े अधिकारी हो गए, जैसे आरटीओ से जुड़े हुए आरटीओ साहब हो गए, एसपी साहब हो गए, पुलिस के व्यक्ति हो गए, ठीक है। और बस ये 3-4 लोग हो गए, और मेडिकल से जो हो गए, है ना, डिस्ट्रिक्ट जो डीसीएमओ जो है ना, चीफ मेडिकल ऑफिसर जिसको हम कहते हैं, सीएमओ, वो हो गए। तो मेडिकल हो गया, एजुकेशन हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, पुलिस हो गई, और कौन सा डिपार्टमेंट आपका बच गया, पीडब्ल्यूडी, वहां के ले लो, जेईएन एईएन वगैरह को, एक्शन वगैरह को, डायरेक्टर को ले लो, जिला परिषद को ले लो, और नगर निगम जो भी कुछ है वहां से। तो कुल मिलाकर के ये जो अलग अलग विभाग है, आईसीडीएस जो विभाग होता है वहां से एक व्यक्ति को ले लो, सीडीपीओ वगैरह को। तो इस तरीके से 10 या 15 ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, यदि उनके साथ उनके बहुत अच्छे संबंध हैं कलेक्टर साहब के, यदि वो उनको बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात समझा सकते हैं, यदि वो उनको अच्छे से प्रेरित कर सकते हैं, तो कोई भी कलेक्टर साहब अपना काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और एक समय समय पर कलेक्टर साहब क्या करते रहे कि जो उनके जो 4-5 हजार जो कर्मचारी हैं, जिनसे वो शायद कभी नहीं मिलते, अप्रत्यक्ष तौर पे मिलते हैं, उनको संदेश देते रहे, उन तक उनकी बातचीत पहुंचती रहे, उनकी कार्यशैली पहुंचती रहे, तो वो लोग भी अपने आप बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। ठीक है। आपको बहुत सारी चीजों को इग्नोर करना होता है। आपको अपने गुस्से को, भावनाओं को क्या करना होता है, कंट्रोल में लेकर के और फिर काम करना होता है। कर्मचारियों को समझना, डिस्ट्रिक्ट को समझना, डिस्ट्रिक्ट के समाज में समझना कि यहाँ पे कौन सा समाज है, किस प्रकार के रीति रिवाज परंपराएं क्या है, कैसी जलवायु है, ये सब इन सब चीजों को समझते हुए काम करते हैं। तो आम जनता के मन की बातों को समझते हुए, उनकी भावनाओं को समझते हुए कोई भी कलेक्टर साहब यदि काम करते हैं तो बहुत बेहतरीन कलेक्टर साहब वो बन सकते हैं, सफल हो सकते हैं। तो इसका हम जो उपयोग जो हम सीखेंगे तो नेक्स्ट क्लास में ही सीखते हैं, क्योंकि अभी हम यदि पढ़ते हैं, जैसे सेल्फ अवेयरनेस यदि हम पढ़ेंगे, और कि सेल्फ अवेयरनेस का कैसे प्रशासन में यूज किया जा सकता है, सेल्फ रेगुलेशन को कैसे यूज कर सकते हैं, सेल्फ मोटिवेशन का कैसे यूज कर सकते हैं, सोशल स्किल्स का, एम्पैथी का कैसे यूज कर सकते हैं, तो फिर क्या है, थोड़ा समय लगेगा, तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में ही मिलते हैं आपसे, है ना। और इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस का प्रशासन में उपयोग। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। सवाल जरूर पूछिए यार, कब किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल हो, प्लीज आस्क मी, कृपया करके पूछिए जरूर। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।